तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए इसमें हम बात करेंगे जनरल साइंस के बारे में, ठीक है। जनरल साइंस के बारे में हम इसमें बात करेंगे जिसमें मैंने तीनों फॉर्मेट से क्वेश्चंस उठाए हैं। देखिए पहला फॉर्मेट है फिजिक्स, फिर दूसरा फॉर्मेट है केमिस्ट्री, तीसरा है बायो। इन तीनों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन तीनों को मैंने कंबाइन करके एक अच्छी सी सीरीज बनाई है जिसमें हम 60+ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इनमें से देखिए कौन सा सही नहीं होगा। पहला है, गैसों में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें प्रासरभ्य तरंगें कहलाती है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, क्योंकि ये गलत कथन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है अवरक्त तरंग का, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है। तो इनमें से ध्वनि चाल सबसे अधिक किस में होती है? ये होती है लकड़ी में, ठीक है। लकड़ी में ध्वनि चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अब आप मान के चलिए एक ऐसा टेबल है, ठीक है। एक टेबल है, तो टेबल में अगर आप यहां पर कान टेबल में लगा के सुनते हैं और इस कोने से आपका फ्रेंड हल्के हल्के उंगली से हाथों से इसमें स्क्रैच करता है धीरे धीरे, तो आपको टेबल के दूसरे कोने तक वो ध्वनि सुनाई देती है, जबकि पास में खड़ा उसको नहीं सुन सकता है। अगर आप टेबल पर कान चिपकाएंगे तो वो ध्वनि को आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो लकड़ी में क्या होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी है। तो आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसमें सूत्र वगैरह लगा के। तो इसका वैसे आंसर होगा 664 मीटर पर सेकेंड। अब 2 मैक है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 332 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 664 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2 मैक बोला है तो इसको 2 से इंटू कर देंगे। अगला है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। तो देखिए 20 डिग्री सेल्सियस बोला है तो 20 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी, ये पूछा है। तो ये होगी लोहे में, ठीक है। लोहे में क्या होगी? ध्वनि की गति अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें प्रासरभ्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा है? ये होगा हमारा सोनोग्राफी, ठीक है। अगला है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। तो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है वो होती है हमारी ध्वनि, ठीक है। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। अब फिर देखिए ये अगला क्वेश्चन ये है, यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो क्या होगा। अब देखिए ये वायु का है, ये होगा जल का और ये होगा इस्पात का। तो ध्वनि का वेग होगा, तो इनमें वेग परिवर्तन देखना है, सबसे बड़े से सबसे छोटा क्या होगा। अब देखिए ये इसका सही क्रम होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चल सकती है। तो ध्वनि तरंगें होती है जो कौन से माध्यम में नहीं चल सकती? ये नहीं चल सकती निर्वात में, ठीक है। निर्वात में ध्वनि माध्यम नहीं चल सकती है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है सोनार, ठीक है। ये सोनार कहलाता है। अब आपने 10th में पढ़ा होगा सोनार क्या होता है, इसका कार्य कैसे होता है करके, ठीक है। अगला है, श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रासरभ्य तरंगें क्या होती है, ठीक है। जो प्रासरभ्य तरंगें होती हैं ये होती हैं उच्चतर आवृत्ति की होती हैं, ठीक है। प्रासरभ्य जो श्रव्य ध्वनि तरंगें होती हैं ये उच्चतर आवृत्ति की होती हैं। एको साउंडिंग प्रयोग होता है, जो एको साउंडिंग प्रयोग होता है ये किसमें होता है? ये होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, ठीक है। अगला है, एकॉस्टिक विज्ञान है, जो एकॉस्टिक विज्ञान है ये क्या है? एकॉस्टिक विज्ञान है ध्वनि से संबंधित, ठीक है। अगला है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? 60 डेसिबल, ठीक है। 60 डेसिबल क्या है? मानवों के लिए मानक ध्वनि स्तर है, ठीक है।
अगर हम 60 डेसिबल से अगर हम उच्च ध्वनि सुनते हैं तो हमारे कानों में दिक्कत हो सकती है। अगला देखिए, निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरणों को कहते हैं। जो निमग्न वस्तुएं होती हैं, इनका पता लगाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है सोनार। ठीक है। अगला है, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि वह क्या हो, दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर कर सकता है। ठीक है। वायु के दाब को बराबर करने के लिए मेघ गर्जना के टाइम पर आदमी क्या करता है, मुंह खोलता है। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो ये होता है हमारा आवृत्ति में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों का वह गुण जिसमें ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है वह है। ध्वनि की क्या होती है? ध्वनि की वो होती है हमारी आवृत्ति। ठीक है। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिसमें ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है उसे कहते हैं आवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्वनि के बारे में सही नहीं है? तो इसमें से ध्वनि के बारे में गलत क्या होगा? देखिए, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ये एनडीए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगों के प्रगमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत होगा? तो देखिए, ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती, इस्पात से होकर गुजर सकती है, और हवा से गुजर सकती है, पानी से गुजर सकती है, लेकिन निर्वात में नहीं गुजर सकती। ये भी एनडीए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। 20 डिग्री सेल्सियस और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? तो ये होती है हमारा 1498 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। 1498 मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है वह ध्वनि की क्या कहलाती है? तो ध्वनि की कहलाती है आवृत्ति। ठीक है। पुनरावृत्त प्रावर्तनों के कारण किसी बड़े हॉल में सृजित की गई ध्वनि बनी रहती है, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को बोलते हैं अनुकरण। ठीक है। अनुरणन। ठीक है, सॉरी, अनुरणन बोला जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की आवृत्ति की इकाई नहीं हो सकती? तो इसमें से ध्वनि की आवृत्ति की इकाई नहीं हो सकती है, यह है डेसिबल। ठीक है। डेसिबल क्या नहीं हो सकता? ध्वनि तरंग की आवृत्ति की इकाई नहीं हो सकती है। विस्पंद बीट्स, मतलब जो विस्पंद बीट्स होते हैं, यह एक ऐसी परिघटना है जो तब घटती है जब दो गुणावृत्ति तरंगों की आवृत्तियां कैसी होती हैं? ये जब क्या होती हैं, लगभग समान होती हैं, तब विस्पंदन क्या होता है, वो घट जाती है। अब देखिए, हम बात करेंगे हम केमिस्ट्री के फॉर्मेट की। तो केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें इंक्लूड करे हैं। मैंने 20 क्वेश्चंस सबसे लिए हैं, 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 बायोलॉजी से। ठीक है। तो देखिए, केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ठीक है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ये की थी हमारा हेनरी बैक्वेरेल ने। ठीक है। हेनरी बैक्वेरेल ने की थी रेडियो एक्टिवता की खोज। ठीक है। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो रेडियो सक्रियता होता है नाभिक का गुण। ठीक है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है, तो किस में भाग लेता है? परमाणु का नाभिक। ठीक है। रेडियो सक्रियता में भाग लेता है परमाणु का नाभिक। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? ये होती है न्यूट्रॉनों की संख्या से थोड़ी सी कम। ठीक है। न्यूट्रॉन जितने भी होंगे उनसे कम होती है। रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? तो रेडियो धर्मिता होता है, जो इसका जो यूनिट होता है उसको बोला जाता है क्यूरी। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? जो रेडियो धर्मी तत्व होते हैं कि किसका उत्सर्जन करते हैं? ये करते हैं हमारा अल्फा, बीटा या फिर गामा किरणों का विकिरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा बीटा किरणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? तो गामा किरणों की खोज किसने की थी? ये की थी हमारा विलार्ड ने। ठीक है। विलार्ड जो थे, इन्होंने गामा किरणों की खोज की थी, बाकी अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने। अगला है, निम्न में से रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है। तो रेडियो सक्रिय किरण होता है जो हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है, कौन सा इनमें से होगा? ये होगा हमारा अल्फा किरण। ठीक है।
अगला है नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो वेधन क्षमता किसकी सर्वाधिक होती है? ये होती है गामा किरणों की। जो गामा किरणें होती हैं इनकी क्या होती है? नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में से इनकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा किरणें हैं, तो अल्फा किरणें क्या होते हैं? अल्फा किरणें होते हैं He++ आयन। ठीक है, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश कौन सा होगा? ये होगा हमारा 2 इकाई धनावेश। ठीक है, बीटा किरणें बनी होती हैं। जो बीटा किरणें होती हैं किनसे बनी होती है? ये बनी होती हैं ऋण आवेशित कणों से। ठीक है, ऋण आवेशित कणों से बनी होती है बीटा किरणें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक मतलब आइसोबार्स का निर्माण होता है? तो आइसोबार्स का निर्माण किसके उत्सर्जन से होता है? ये होता है हमारा बीटा किरणों के उत्सर्जन से। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो परमाणु क्रमांक 1 किसके उत्सर्जन से बढ़ता है? ये बढ़ता है हमारा बीटा किरणों के उत्सर्जन से। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? देखिए, निगेटिव आवेश किसमें होता है? ये होता है हमारा बीटा किरणों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है? तो इलेक्ट्रॉन का समरूप होगा बीटा कण। अगला है, समान ऊर्जा की अल्फा किरणों को तुलना में बीटा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि अब देखिए इसका रीजन क्या होता है कि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग क्या होता है? अधिक होता है। इसकी वेलोसिटी अधिक हो जाती है क्योंकि उनका मास क्या होता है? नगण्य होता है। अगला क्वेश्चन है, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? जो बीटा किरणें होती हैं ये किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? ये करती हैं हमारा ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ऋणात्मक आवेश, निगेटिव आवेश ये क्या करती है? वहन करती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? जो न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण है ये कौन सी होती है? ये होती है हमारी अल्फा किरण। ठीक है, अल्फा किरण न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण होती है। अगला है, रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया। तो किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? ये रखा गया हमारा पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम एक देश के नाम पर रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? तो प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कौन नहीं दर्शाता है? ये नहीं दर्शाता हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, बाकी यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम ये सब दर्शाते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम क्या नहीं दर्शाता है? रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारा बोरोन का प्रयोग। ठीक है, बोरोन का प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होगा? देखिए, जर्कोनियम होता है जो ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होता है। विघटन नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? जो विघटन नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुएं होती हैं इनको किससे बने पात्र में रखा जाना चाहिए? तो इनको रखा जाना चाहिए पीबी मतलब लेड होता है जो पीबी मतलब लेड मीन से शीशा होता है जो। ठीक है, शीशे से बनी वस्तु में इनको रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये थे गाइज हमारे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? तो देखिए विषाणु में क्या होता है? विषाणु में होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु में। अब देखिए सार्स SARS क्या है? तो जो ये सार्स है ये हमारा विषाणु जनित एक रोग है सार्स। अगला है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। जो खसरा रोग होता है ये किनके संक्रमण के कारण होता है? ये होता है विषाणु के संक्रमण के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? चेचक रोग होता है इनमें से। ठीक है, अब देखिए गाइज ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं, यहां तक कि IAS 2002 के एग्जाम में भी पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को पिक करा है। अब देखिए जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जो फूड एंड माउथ रोग होती है जंतुओं में, तो ये किसके कारण उत्पन्न होती है? ये होती है हमारा विषाणु के कारण उत्पन्न।
आलू में मोजैक रोग, जो मोजैक डिजीज होता है, ये किसके कारक तत्व हैं? ठीक है, तो ये जिसके कारक तत्व हैं ये है हमारे विषाणु। ठीक है, विषाणु के कारक तत्व हैं आलू में जो मोजैक रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शैवाल विज्ञान इसको बोला जाता है एल्जोलॉजी। ठीक है, एल्जोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जो एल्जोलॉजी है ये किसका अध्ययन है? ये है हमारा शैवाल का अध्ययन। शैवाल के अध्ययन को एल्जोलॉजी कहा जाता है। अगला है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है हमारी सेल्यूकोज की। ठीक है, जो सेल्यूकोज होता है इसकी बनी होती है कोशिका भित्ति शैवालों की। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो हाइड्रा की जो स्रावी कोशिकाएं होती हैं इनमें कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? ये मिलता है हमारा यूक्लोरेला। ठीक है, यूक्लोरेला मिलता है हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में सहजीवी शैवाल। अगला क्वेश्चन है, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। जो सरगासो समुद्र का नाम पड़ा तो ये किसके कारण पड़ा था? ये पड़ा था हमारा शैवालों के कारण। ठीक है, जो सरगासो समुद्र है इसमें शैवाल काफी मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखिए, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये जो खरपतवार होते हैं समुद्री, तो इनमें क्या होता है प्रचुर मात्रा में? ये होता है हमारा आयोडीन। ठीक है, अगला है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो कौन सा ऐसा शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त होता है? ये हमारा लैमिनेरिया। ठीक है, लैमिनेरिया एक प्रकार का शैवाल है जिससे आयोडीन काफी मात्रा में प्राप्त होता है। अब देखिए, केल्प प्राप्त होता है। जो केल्प होता है, केल्प किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है हमारा समुद्री शैवालों से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? प्रपोषित, स्वपोषित, ये आपने पढ़ा होगा। तो स्वपोषित क्या होता है इसमें से? ये होता है शैवाल। ठीक है, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में किसे उपयोग किया जाता है? देखिए, राइजोबियम है, एजोला है, नील हरित शैवाल है, इन सब को जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। सारे कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। तो एक कोशिकीय शैवाल का क्या नाम है? इसका नाम है क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला है जो अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। अगला है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो लाल सागर है तो इसका रंग लाल क्यों होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है हमारा शैवालों के उपस्थिति के कारण। अगला है, एगार, एगार किससे तैयार होता है? जो एगार, एगार है ये किससे तैयार होता है? ये होता है हमारा शैवालों से तैयार। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषित पौधे कौन से होते हैं? जो वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषित पौधे हैं ये कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे फंजाई। ठीक है, इनको बोला जाता है फंजाई। अगला है, कवकों की कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है? जो सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति कवकों में, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है हमारा काइटिन व हेमीसेल्यूकोज की। ठीक है, काइटिन व हेमीसेल्यूकोज की बनी होती है। तो ये थे गाइज आज के इंपोर्टेंट 60+ क्वेश्चंस जिसमें हमने तीनों फॉर्मेट के बारे में बात करी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को अच्छे से आगे कंटिन्यू करते रहिए क्योंकि 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होने वाला है। तो यार होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।